Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में। और ये जुलाई रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था आपको मालूम ही होगा, फ्रांस में। और इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जुलाई में एक रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, जिसमें तख्ता पलट किया गया था। राजा को हटाकर, बर्बन डायनेस्टी को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी, जिसका राजा का क्या नाम था ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ताकि मैं समझूं कि आपने पिछला वीडियो देखा है या नहीं देखा। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन का सेकेंड टॉपिक है द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो वर्ड है, एक है ग्रीक, दूसरा है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है द ग्रीक और दूसरा है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे है। ग्रीक का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रीस। जैसे फ्रेंच होता है तो फ्रांस से रिलेटेड होता है, इंडियन होता है तो इंडिया से रिलेटेड होता है। ग्रीक है इसका मतलब ये ग्रीस से रिलेटेड है। अरे बहुत सारा ऐसा चीज आप पढ़ते होंगे जो ग्रीस से लिया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो शब्द है, तो इसमें फोटो जो लिया जाता है ग्रीस से लिया जाता है, सिंथेसिस जो शब्द है ये भी ग्रीस का है। आप लोगों ने बहुत सारा टर्म पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हो कि डेमोक्रेसी भी जो डेमोस और क्रेशा शब्द से मिलकर बना है, और वो दोनों भी कहीं ना कहीं ग्रीस भाषा का ही शब्द है। तो मतलब क्या हुआ कि ग्रीस से जो शब्द लिया गया या ग्रीस से संबंधित जो चीजें हुई उसको हम लोग ग्रीक कहते हैं। तो ग्रीस में कोई घटना हुई होगी उसको भी ग्रीक ही कहेंगे, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया में होती तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, फ्रांस में होती तो फ्रेंच वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिस तरह हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? वार मतलब तो आप जान रहे हैं लड़ाई, इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता की लड़ाई। इसी को हिंदी में हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो जो स्वतंत्रता की लड़ाई होगी तो सवाल तो ये उठता है कि भैया आप किसी के गुलाम रहिएगा तब ना आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि भारत जो है, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सो वी ट्राई टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उन गोरे लोगों के मनहूस चेहरे के देखने से आज़ादी लेने के लिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया। उसमें हम लोग इंडिया की पढ़ाई करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं 1857 एक रिवॉल्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ठीक इसी तरह से ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो सवाल एक उठता है कि भैया ग्रीस को आज़ादी किससे चाहिए? जब भी किसी का गुलाम होगा तभी ना। तो जी हाँ, ये लोग गुलाम थे ऑटोमन अंपायर के। अब ऑटोमन अंपायर के बारे में आप खिलाफत मूवमेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी आपको इसके बारे में जानने को जरूर मिला होगा। देखिए ऑटोमन अंपायर असल इसका नाम होता है उस्मानी अंपायर। इसको अंग्रेजों ने ऑटोमन अंपायर कहा। अभी देखिए एक बहुत ही फेमस एक सीरियल है जो बहुत ही लोगों ने देखा है, अर्तगल। तो अर्तगल जो है असल में उस्मानी सल्तनत का, उस्मानी अंपायर का फाउंडर तो नहीं माना जाता। अर्तगल का एक बेटा है, उसका नाम है उस्मान। तो उस्मान जो है उसी ने ऑटोमन अंपायर का फाउंडेशन किया। अब अंग्रेजों की ये खराब आदत है कि वो अगर आप कुछ करेंगे तो सिर्फ आपका काम ट्रांसलेट नहीं करते, आपका नामो ट्रांसलेट कर देते हैं। यानी कि अगर आप हरी हैं तो वो हैरी बना देंगे, तो वो नाम भी ट्रांसलेट कर देते हैं। तो असल में ये उस्मान है, इसे ये लोग ऑटोमन अंपायर कहते हैं, क्योंकि ये उस्मान के नाम से बनाई गई सल्तनत है। इसका फाउंडर जो है वो उस्मान है। अर्तगल आपने देखा जरूर होगा, हलीमा सुल्तान, ये सब आपने सुना जरूर होगा। बहुत सारे क्या होता है स्नैपचैट और टिकटॉक वगैरह पे फेमस थे। तो खैर ऑटोमन अंपायर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऑटोमन अंपायर के लोग ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी से, सिंस 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी से ग्रीस पे रूल कर रहे थे। ग्रीस के लोगों पे रूल किया जा रहा था ऑटोमन अंपायर के द्वारा। कोई भी कंट्री कभी भी गुलाम रहना किसी और का पसंद नहीं करती है। अपने ऑटोमन अंपायर के गुलाम थे ग्रीस, ठीक है।
अब यहाँ जो है ग्रीस में वार ऑफ इंडिपेंडेंस चलेगा, तो यह लोग सीधी सी मतलब है कि ये लोग अब ऑटोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो इतना मैंने जो समझाया इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीस जो कि ऑटोमन अंपायर के अंदर में था 15 सेंचुरी से, अब जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग जब ग्रो कर रही थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग ग्रो कर रही थी पूरी तरीके से, तो इसका जो लिबरल नेशनलिज्म की जो फीलिंग ग्रो हो रही थी, तो अब इसका असर ग्रीस में भी देखने को मिला। और ग्रीस के लोगों ने एक जद्दोजहद, एक फाइट शुरू कर दी, वार शुरू कर दी आज़ादी के लिए। किससे आज़ादी चाह रहे थे वो? ऑटोमन अंपायर से। तो वार जो शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है 1821 में। कब शुरू हुआ है? 1821 में। लेकिन आज़ादी मिली है जाकर ऑलमोस्ट 11 साल के बाद 1832 में। एक दिन में कुछ भी चीज़ आपको अचीव नहीं होती है। तो यहाँ वार शुरू हुआ था 1821 में, लेकिन आज़ादी मिली थी जाके 1832 में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 1821 से यह शुरू हुई लड़ाई और आज़ादी कब मिली? 1832 में। और इस कौन से ट्रीटी के अंतर्गत मिला? तो उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के इस समझौता के आधार पे आज़ादी जो है ग्रीस को मिल गई। किससे? ऑटोमन अंपायर से। कॉन्स्टेंटिनोपल ही जो जगह है उसी का आज पुराना नाम, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है आज का नया नाम उसका है इस्तांबुल। आपने कई मूवी में का नाम सुना होगा, बहुत ही कह लीजिए फेमस जगह है, मूवीज़ वगैरह की बहुत शूटिंग होती है और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए जाने जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल में एक समझौता साइन हुआ जिसके अंतर्गत ग्रीस को आज़ाद कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीक मतलब जिसका संबंध ग्रीस से हो, वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी की लड़ाई। तो कौन लोग लड़ाई लड़े थे? ग्रीक लोग लड़ाई लड़े थे। किसके खिलाफ? ऑटोमन अंपायर के खिलाफ, क्योंकि वो 15वीं शताब्दी से उन पे रूल कर रहे थे। और कोई भी आज़ाद होना चाहता है, गुलाम नहीं रहना चाहता। जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ेगी, मैंने बता दिया, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी होगी। अब वॉर जो है 1821 में शुरू हुई और ये कंटिन्यू चली काफ़ी दिनों तक, ऑलमोस्ट 11 सालों तक। फिर जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के आधार पे इसके अनुसार ग्रीस को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। तो अब तक हम लोग समझ चुके हैं इतनी सारी बातें। अब देख लेते हैं कि ये जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो इसमें जो नेशनलिस्ट लोग हैं, यानी वैसे लोग जो इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, तो इनको समर्थन, सपोर्ट कौन कर रहा है आखिर? इनको सपोर्ट करने वाले दो लोग हैं। एक तो वैसे लोग जो खुद ग्रीस है, लेकिन ये लोग एग्जाइल्ड हो चुके हैं। एग्जाइल्ड मतलब वैसे लोग जिनको देश निकाला दिया जा चुका है, इनको देश से भगा दिया जा चुका है। देश से कह दिया गया यू नीड टू गेट आउट ऑफ द कंट्री। तो वैसे लोग जिनको देश से भगा दिया गया, सीधी सी बात है कि जिन्होंने उनको भगाया उनके प्रति तो मन में अपार गुस्सा होगा, कहा जाए टूट गुस्सा होगा। तो ये लोग जो है समर्थन देते हैं नेशनलिस्ट लोगों को। साथ साथ में वैसे लोग भी जो यूरोप के होते हैं, वेस्ट यूरोप के, स्पेशली वैसे लोग, वेस्ट यूरोपियन लोग, ब्रिटेन देख लीजिए, फ्रांस वगैरह देख लीजिए, ये जो वेस्ट यूरोपियन के लोग जिनके मन में ग्रीस के कल्चर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सिंपथी है, ग्रीस कल्चर के प्रति सिंपथी, और उनको लग रहा था कि ऑटोमन अंपायर के टाइम में उनका ग्रीस कल्चर कहीं ना कहीं आपका डिटोरिएट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इनके मन में इसके प्रति काफ़ी सिंपथी थी। और कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा यूरोप का जो पूरा सोसाइटी है उसका जो फाउंडेशन तैयार हुआ है वो ग्रीस कल्चर के बुनियाद पे ही हुआ है। ग्रीक कल्चर में जैसे आपने नाम सुना होगा, अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, हेरक्लिटस, बहुत सारे नाम हैं, हिप्पोक्रेटिस। तो ये जो सारे लोग हुए, इन्होंने जो अलग अलग तरह की फ़िलासफ़ी दी लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। यूरोप की जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसकी जो बुनियाद है वो वही वेस्ट यूरोपियन या यूरोप की जो बुनियाद है कहीं ना कहीं वो ग्रीस पे ही है। तो इनके मन में इन लोगों के प्रति काफ़ी सिंपथी थी, शायद यही वजह से इन्होंने इनको समर्थन दिया। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया उसको आइए एक बार समराइज कर लेते हैं।
कहानी है द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। ग्रीक मतलब जिसका संबंध ग्रीस से हो। ग्रीस एक देश है, यूरोप का एक देश है, तो ग्रीस को आज़ादी चाहिए। यहाँ पे ग्रीस की लड़ाई है वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। ग्रीस का ही पुराना नाम यूनान है। अब आगे समझते हैं कि होता यह है कि इनको आज़ादी किससे चाहिए, तो ऑटोमन अम्पायर से, जिसका फाउंडर ओस्मान को कहा जाता है और इसका असल नाम उस्मानी अम्पायर कहते हैं हम लोग। ये 15वीं शताब्दी से यहाँ रूल कर रहे थे ये लोग। फाइनली इनकी आज़ादी की जो लड़ाई जो शुरू हुई, वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है 1821 में। कब? जब नेशनलिज्म की फीलिंग, जो भावना बहुत प्रबल रूप से बढ़ जाती है। फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है 1832 में। ऑलमोस्ट 11 साल लग जाते हैं और इस 11 साल में इनको आज़ादी का जो मज़ा है वो मिल जाता है, आज़ादी इन लोगों को मिल जाती है। सवाल इसमें यह है कि ये जो नेशनलिस्ट लोग जो आज़ादी के लिए पूरी तरह से लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे ग्रीस के लिए, इन लोगों को समर्थन कहाँ से मिला? समर्थन मिलता है वैसे लोगों से जो ग्रीस होते हैं, लेकिन उनको देश से भगा दिया जाता है, एग्जाइल कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ कुछ कहा होगा। दूसरा जो वेस्ट यूरोपियन लोग कहलाते हैं, वेस्ट यूरोपियन उन लोगों को कहेंगे जो यूरोप के वेस्टर्न इलाके में रहते हैं और इनके मन में ग्रीक कल्चर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी, हमदर्दी, सहानुभूति थी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो लोग एक तरह से पब्लिक ओपिनियन भी बना रहे थे। पोएट्स वगैरह लोग, आर्टिस्ट लोग क्या करते थे, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता की राय बनाते हैं कि क्यों ग्रीस को आज़ादी दिलाना ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने पोइट्रीज लिखी, स्टोरी लिखी, पेंटिंग्स वगैरह की, जिससे लोगों का माइंड एक तरह से सेट हुआ कि क्या क्या कमियां, जिससे लोगों का एक तरह का माइंड सेट हुआ कि क्यों ग्रीस को आज़ादी मिलनी आवश्यक है। आई होप कि इतना जो पूरा टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड रोमांटिसिज्म के बारे में। रोमांटिसिज्म क्या होता है, पोलैंड में कैसे वो अप्लाई हुआ, वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।